हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डीएनएफ ब्लॉक में कल ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिएक्टिविटी का कनेक्ट जो है, वो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम एक रिएक्शन अज़्यूम करते हैं, जिसमें मेटल आयन जो है डी ब्लॉक का, वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो इसका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है उसे ई नॉट एम एन प्लस स्लैश एम के साथ लिखा गया है। तो अगर मेटल एक्टिव होगा तो ये वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। ठीक है। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है लेस एक्टिव मेटल जैसे कॉपर मरकरी की या तो पॉजिटिव होती हैं या लेस नेगेटिव होती हैं। गॉट इट। ये चार्ट में अभी आपको दिखा भी दिया जाता है। तो जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो तीन तरह की एनर्जीज पे डिपेंड करता है। एक एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब कि सॉलिड मेटल का क्रिस्टल ब्रेक करके आपने उसे फ्री मेटल गैशियस आयन में कन्वर्ट करना है। फिर आपने इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हो तो दो आयनाइजेशन एंथैल्पीज गिवन है। फिर इसको आपने एक्वस मीडियम में डालना है तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये नेगेटिव साइन है। जो पॉजिटिव साइन है वो बता रहे हैं कि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और जो नेगेटिव साइन है वो बता रहा है कि एनर्जी जो है वो क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो इन तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी को मिला के हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू का पता चलता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डाइवलेंट स्लैश मेटल की और ट्राइवलेंट कटॉइन स्लैश डाइवलेंट कटॉइन की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को वोल्ट में बताया गया है। आप थर्ड वाला तो नहीं करो, ये आप कर सकते हो। देखिए, स्कैंडियम का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव बताया गया है। टाइटेनियम का, वेनेडियम का, क्रोमियम का थोड़ा लेस नेगेटिव है। मैंगनीज का नेगेटिव है, आयरन का नेगेटिव है। सिर्फ कॉपर का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव है। तो ये जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है ना, ये इंडिकेट करता है कि जो कॉपर मेटल है वो लेस रिएक्टिव है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो इसलिए ये जब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के साथ कॉपर रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट नहीं करेगा। जबकि बाकी केसेस में जहाँ पे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इन जनरल नेगेटिव होता है, यूजुअली वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा टाइटेनियम और वेनेडियम के जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है तो नेगेटिव, पर वो पैसिव होते हैं एसिड सॉल्यूशन में, तो इसलिए उनके रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है फिर हमें ये सजेस्ट करता है कि रिएक्शन फिजिबल होगा या नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बताता कि रेट ऑफ रिएक्शन कैसे होगा। जैसे टाइटेनियम और वेनेडियम के स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है, पर रिएक्शन उनके स्लो हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में ये नहीं बताता, पर बता देता है कि रिएक्शन फिजिबल होगा कि नहीं होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। तो बहुत ही सिंपली हम कॉपर की एग्जांपल लेके चलते हैं। कॉपर जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऐसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल कराए थे, और वहाँ पे भी आपको कॉपर की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0.34 वोल्ट बताई थी। तो जिनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पॉजिटिव है, वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस नहीं करेंगे, जैसे कि ये कॉपर है
तो कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन सपोज लूज करे और ये टू कॉपर आयन है, कॉपर डाइवलेंट कैटायन है। इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करेंगे तो पहले तो हमें नाइट्रेट और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन मिलेगा, पर ये नाइट्रेट जो है ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में हाइड्रोजन जो है यहाँ से ऑक्सीजन लेके वाटर बन जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं हुई। यहाँ पे कॉपर की बजाय कोई और मेटल होता जिसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव होता, से आयरन होता, से ठीक है, जिनका भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव है वो अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करते तो उन्होंने उनका नाइट्रेट बना देना था, साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करनी थी। अगर डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करें तब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बजाय नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर मिल जाता है, और अगर कॉन्सोनेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर मिल जाता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस तो नहीं मिल रही और एयर की प्रेजेंस में ये हमें वाटर प्रोड्यूस करके दे देते हैं। नेगेटिव वैल्यू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जब डिक्रीज करती है तो इससे ये पता चलता है कि डाई पॉजिटिव आयन की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है जैसे जैसे सीरीज में लेफ्ट टू राइट एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है। अब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मैंगनीज, निकल और जिंक की ज़्यादा नेगेटिव है एक्सपेक्टेड वैल्यू से। वो इसलिए हो सकता है कि मैंगनीज और जिंक जो है वो अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके फुली फिल्ड D10 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्रिएट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्टेबिलिटी है डाइवलेंट कैटायन की, मैंगनीज और जिंक की बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से इनका जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। अब रही बात निकल की, तो निकल का ऐसा है कि निकल की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत रिलीज़ होती है, मतलब ये जो लास्ट स्टेप था, हमने पढ़ना शुरू किया कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो तीन एनर्जीज पे डिपेंड करता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन पे, इंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन पे और हाइड्रेशन पे। तो निकल जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी प्रोड्यूस करने की वजह से इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो हाईली नेगेटिव होता है। ठीक है बच्चे? तो ये हाइड्रेशन एनर्जी जो सबसे ज़्यादा रिलीज़ करते हैं वो निकल है, दो इलेक्ट्रॉन लूज़ करके ये जब एक्वस फॉर्म में जाता है तो एनर्जी रिलीज़ करता है -2121 -2121 किलो जूल पर मोल, और कॉपर भी सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज़ करता है। ठीक है? चार्ट को लर्न नहीं करना, चार्ट को आपने ऑब्जर्व करना है, और यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये हाइड्रेशन एनर्जी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कंट्रीब्यूट करती है। तो निकल की हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है पूरी सीरीज़ में, टाइटेनियम से लेके जिंक तक, और कॉपर की भी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद फिर कोबाल्ट की है, फिर उसके बाद जिंक की है। तो हाइड्रेशन एनर्जी ई नॉट की वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को ज़्यादा नेगेटिव करती है। चौथा पॉइंट इसमें ये बताया है कि जो हाई पॉजिटिव वैल्यू हैं ई नॉट की, जैसे कि ट्राइवलेंट डाइवलेंट मैंगनीज में कन्वर्ट हो रहा है, इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू +1.57 है, और कोबाल्ट ट्राइवलेंट से कोबाल्ट डाइवलेंट में कन्वर्ट होता है तो इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो है +1.97 है। इससे ये इंडिकेट होता है कि मैंगनीज 3+ और कोबाल्ट 3+ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये रैपिडली 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Mn2+ में, और कोबाल्ट 3+ जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करके कोबाल्ट 2+ में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा लो पॉजिटिव वैल्यू फेरिक से फेरस आयन में
हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि फेरिकॉइन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो D5 है, जो कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो इसलिए ये फेरिस में कन्वर्ट होने के लिए इसको स्टेबिलिटी को लूज़ करना पड़ेगा। तो ये रीज़न हो सकता है कि फेरिक और फेरस कपल की जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो पॉजिटिव है। ठीक है बेटा? एक्सक्यूज़ मी। उसके अलावा वेनेडियम 3 से वेनेडियम 2 तक स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। और ये हम इसको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि वेनेडियम 3 से वेनेडियम 2 पे जब जाते हैं तो ये अपनी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है T2G ऑर्बिटल में, उस एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी कॉन्फ़िगरेशन को शो करता है। T2G EG आपको याद होगा, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर आपको इसीलिए पहले पढ़ा दिया था। ये डीजेनरेट डी ऑर्बिटल हैं। ये दो सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक कर जाते हैं। ठीक है, T2G एंड EG। तो वेनेडियम के केस में T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में करवाई थी। अब आगे जो काम है वो बहुत ही आसान है, यहाँ तक थोड़ा कंसेप्चुलाइज था। डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग बतानी है कोऑर्डिनेशन ट्रांजिशन मेटल आयन में। यहाँ पे हम अपनी जो फोकस है वो ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के लिए लेकर के चलेंगे। ट्रांजिशन मेटल जब फ्री स्टेट में होता है तो उसके सारे डी ऑर्बिटल जो हैं डीजनरेट होते हैं, लेकिन जब लिगेंड उसके पास आता है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तो डीजनरेसी ब्रेक कर जाती है। ये 2 सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक कर जाती है, जैसे मैंने अभी डायग्राम बना के बताई T2G और EG में। तो T2G और EG में ये ब्रेक कर जाती है और जो डोनर एटम है वो एक डेफिनेट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में सेंट्रल मेटल के आसपास अपने आप को सराउंड करके एक ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बना देते हैं अगर लिगेंड 6 हैं। तो मैंने जैसे कि पहले कहा, हमने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के चैप्टर में भी ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्सेस के बारे में ही पढ़ा था। यहाँ पे 6 वाटर हैं, तो ये वेनेडियम 2 प्लस कटायन के आसपास जो है 6 वाटर लिगेंड जो है ऑक्टाहेड्रल कम्प्लेक्स बना देंगे। ऐसे ही वाटर में क्रोमियम वाटर जो 6 लिगेंड है, आपको बताया हुआ ना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कि जो ये वाटर है, ये लिगेंड है, ये अपने ऑक्सीजन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है क्रोमियम को, तो ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, तो जो 5D ऑर्बिटल हैं वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। आपको पहले ही कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया है। ये यहाँ पे 5 लाइंस होनी चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5। एक ज़्यादा थी, मैंने उसको ऐसे कर दिया। ठीक है, ब्लैक पेन से कर देता हूँ। ये 5 लाइंस पता किसको रिप्रेजेंट करती हैं? 5 डी जनरेट ऑर्बिटल्स, यानी कि जिनकी एनर्जी यूनिफॉर्म होती है। तो जब लिगेंड्स आते हैं तो इनको 2 ग्रुप्स में स्प्लिट कर देते हैं, T2G और EG में। ये एवरेज एनर्जी होती है, जिसे बैरी सेंटर कहा जाता है। तो अगर किसी को ये याद भूल गया है तो आप यूट्यूब पे जाके मेरे चैनल पे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अच्छी तरह से देख सकते हैं। वीडियो नंबर 6-7 में होगा ये अप्रॉक्सीमेटली। आप टाइप कर लेना वीडियो नंबर 5, है ना, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री टाइप करना। सचदेवास केमिस्ट के चैनल पे चले जाना, आप सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है तो। ठीक है,
तो ये जो फिनोमेना है जिसमें लिगेंड जब डीजेनरेट ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए आते हैं तो इसकी डीजेनरेसी टू सेट्स ऑफ ऑर्बिटल में ब्रेक कर जाती है जो कि T2G और EG है। इस थ्योरी को हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहते हैं। उसके बाद बताया गया है कि क्रोमियम डाइवलेंट एक्वसॉइन रिड्यूसिंग एजेंट है। मतलब ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस मैंने कवर किए हुए हैं। और मैंगनीज 3 जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दोनों की कॉन्फ़िगरेशन D4 है। तो फिर ऐसा क्यों है कि क्रोमियम 2 प्लस इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और क्रोमियम 3 प्लस बना देता है। क्रोमियम 3 प्लस बनाने से उसके डी में 3 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे जो कि T2G ऑर्बिटल में चले जाएंगे। और मैंगनीज 3 प्लस जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और इलेक्ट्रॉन जब ये गेन करता है तो ये मैंगनीज 2 प्लस बना देता है। मैंगनीज 2 प्लस बना देता है। मैंगनीज 2 प्लस बनाने से क्या होता है कि इसकी जो डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन है, अब T2G नहीं, डी की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 5 हो जाती है। मतलब आप T2G का कंसेप्ट और EG का कंसेप्ट भी उठा सकते हैं और D5 का कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे जौन सा कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो क्रोमियम के केस में क्रोमियम जो था वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा था, वो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा था। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से उसकी जो T2G कॉन्फ़िगरेशन थी वो जो थी उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है। पर इससे ये पता चल गया कि मैंगनीज़ 3 प्लस जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्रोमस जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, तो ये कौन-सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट है। मैंने बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको ये करवाया है, हालाँकि हम ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में कई चीज़ें इसमें से कर चुके हैं। फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पे यही लिखा हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयन डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनमें 1 से लेके 9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो कलर्ड होते हैं। जिनमें डी में 0 इलेक्ट्रॉन होता है या डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो है वो कलरलेस होते हैं। तो डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन जो हैं सपोज़ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक्साइटेशन एनर्जी को विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब करके जंप करके एक्साइटेड स्टेट में ईजी में चला जाता है। तो जब वो वापस आता है तो एनर्जी को रिलीज़ करता है इन द फॉर्म ऑफ कलर। अब कौन सा कलर रिलीज़ करेगा ये डिपेंड करता है कि उसने कौन सा कलर एब्जॉर्ब किया था। जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताई थी कि इसने ग्रीन और येलो कलर को एब्जॉर्ब किया था। ठीक है? और इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी थी D1। तो ये इलेक्ट्रॉन D1 यहाँ पे था, वो जंप करके EG में चला गया था। तो जब वो वापस आया था तो उसने एनर्जी रिलीज़ करी थी और ये कौन-सा कलर हमें मिल गया था? पर्पल कलर मिल गया था। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था। तो अब ये बता रहे हैं कि जैसे कोई येलो कलर अब्ज़ॉर्ब करता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर वॉयलेट है। यानी कि वाइट लाइट से, विज़िबल लाइट से अगर कोई डी का इलेक्ट्रॉन येलो कलर अब्ज़ॉर्ब करता है तो वो वायलेट कलर को एमिट करेगा। रेड कलर अब्ज़ॉर्ब करता है तो नॉर्मली ब्लू कलर को अब्ज़ॉर्ब करता है, ग्रीन को भी कर सकता है। रेड के आगे ब्लू कर देते हैं, ऑरेंज जो है वो ग्रीन, इसको थोड़ी करेक्शन कर देते हैं। तो रेड कलर वाले ब्लू कलर एमिट करते हैं और ब्लू कलर अब्ज़ॉर्ब करने वाले रेड कलर एमिट करते हैं। ऑरेंज कलर अब्ज़ॉर्ब करने वाले ग्रीन कलर को जो है वो एमिट करते हैं। ठीक है? तो इस तरह से ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे बताया गया है कि
स्कैंडियम 3+ और टाइटेनियम 4+ जो है वो कलरलेस इसलिए हैं क्योंकि इनकी 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी तरह से कॉपर प्लस और जिंक 2+ भी कलरलेस हैं क्योंकि इनके 3D में 10 इलेक्ट्रॉन हैं। तो फिर इसका मतलब कि क्लियरली पता चल गया कि 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है या 10 इलेक्ट्रॉन है, तो जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं या इनके जो आयन्स हैं, वो कलरलेस होंगे। लेकिन अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो दे आर गोइंग टू एमिट सम कलर। सपोज़ एक इलेक्ट्रॉन है तो नॉर्मली पर्पल। अभी मैंने टाइटेनियम की एग्जांपल बताई और ये टाइटेनियम की मैंने कौन सी एग्जांपल बताई आपको? टाइटेनियम हेक्सा एक्वा आयन, इसमें डी में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये ग्रीन येलो कलर को ग्रीन और येलो कलर को ऑब्जॉर्ब करता है जिसकी वेवलेंथ 5000 ऑंगस्ट्रॉम है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा देता है? पर्पल कलर। तो इसका जो D1 इलेक्ट्रॉन है T2G से जंप करके EG में चला जाता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। आई एम श्योर कि आपको कलर्स के बारे में अच्छी तरह से पता चल गया होगा। बाकी मैग्नेटिक बिहेवियर तो हम बहुत ही सिंपल है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो सब्सटेंसेस पैरामैग्नेटिक होंगे और उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, जैसे 3D10 का सिस्टम था, कॉपर प्लस का और जिंक 2+ का, तो उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रिपेल करेगी। और कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा होता है, इनको फेरो मैग्नेटिक कह देते हैं। तो हमने इनका मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए एक यूनिट रखा हुआ है जिसे मैग्नेटिक मोमेंट कहते हैं। जितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैरी करेगा जो कटाइन होगा डी ऑर्बिटल का, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का। तो इसको मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम +1 स्टैंडर्ड में भी बताते हैं। म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट एन ब्रैकेट n+2 bm। n यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, लिखा हुआ बीच में। n जो है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और bm जो है वो यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट का। इसे बोहर मैग्नेटोन के साथ लिखते हैं। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे ही ये डिपेंड करता है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। कहता है कि आप मैग्नेटिक स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट उसे कहते हैं, निकालिए एक एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर 28 है। तो 28 क्या होता है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल होता है। ठीक है, ये निकल है। तो निकल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? निकल की कॉन्फ़िगरेशन में 18 आर्गन हो गए, 3d8 हो गया, 4s2 हो गया। 3d8 3d8 पहले एक-एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना आप हंट्स रूल के अकॉर्डिंगली। तो 4s जो है वो तो 2 ही है और 3d जो है वो 8 है। तो 5 इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, 7th यहाँ पे आएगा, 8th यहाँ पे आएगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया बेटा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे हो गया 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 2 है, तो n की वैल्यू जो है फिर हमारे पास कितनी आ गई? 2। ये n की वैल्यू जो 2 है वो आपने इस फॉर्मूला में पुट करनी है। ठीक है, सो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू 2 अंडर रूट 2 ब्रैकेट में 2+2, ये अंडर रूट 8 आ जाएगा। ये 2.84 बोहर मैग्नेटोन इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकल जाएगा। स्कैंडियम 3+, टाइटेनियम 4+, जिंक 2+, कॉपर 2+ के मैग्नेटिक मोमेंट के बारे में बताना है
कि ये पैरामैग्नेटिक हैं या कलर्ड हैं या नहीं। स्कैंडियम 3+ तो जो है वो भई 3D ज़ीरो सिस्टम होता है। टाइटेनियम भी 3D ज़ीरो सिस्टम होता है, ये तो कलरलेस हो गए। ज़िंक 2+ जो है 3D10 सिस्टम होता है, ये भी कलरलेस हो गया। तो पहले 3 तो एक्सप्लेन हो गए। बाकी बचा कॉपर 2। कॉपर 2 जो है 3D9 सिस्टम होता है, क्योंकि कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन में आर्गन होता है और 3D10 और 4s 1 होता है। इसमें से आप 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन s में से निकलेगा, एक किस में से निकलेगा? 3D में से निकलेगा। हमारे पास आ जाएगा 3D9 आ जाएगा। 3D9 आ गया, तो जो 3D9 सिस्टम होता है, उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेज़ेंट होता है, तो ये पैरामैग्नेटिक भी होगा और ये कलर्ड भी होगा एक्वस सॉल्यूशन में। ठीक है? राइट? गॉट इट? ओके। वो बात अलग है कि मैंने कल के लेक्चर में बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर जो है, वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन जो है वो शो करता है। आगे बेटा हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रेफर कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, सारे चैप्टर की वीडियोस जो है वो आप दोबारा से देख लीजिए। इससे पहले मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री ही तो करवाया। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का जो चैप्टर है उसकी वीडियोस यूट्यूब पे आप जाके देखिए, तो सारे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्सेस के बारे में बताया हुआ है। अगली प्रॉपर्टी हम फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। इंटरस्टिशियल कंपाउंड में क्या होता है कि जो मेटल एटम होते हैं वो स्फेरिकल होते हैं। तो जैसे ये 3 मेटल एटम यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखाए हैं, ये स्फेरिकल हैं, तो इनके बीच में खाली स्पेस है, वहाँ पे एक एटम ट्रैप्ड है। ये जो ट्रैप्ड एटम है स्मॉल इन साइज होता है, हाइड्रोजन हो सकता है तो इसे हाइड्राइड कह देते हैं, बोरोन हो सकता है तो इस इंटरस्टिशियल कंपाउंड को बोराइड कह देते हैं, कार्बन है तो इसको कार्बाइड कह देते हैं। ये किस में ट्रैप है? ये इंटरस्टाइसिस में ट्रैप है या इंटरस्टिशियल स्पेस में ट्रैप है, जिसको वॉइड्स भी कहा जाता है। आप खुद सोच के देखिए कि आप 3 बॉल्स को स्मॉल प्लास्टिक के 3 बॉल्स ऐसे इकट्ठे कर लीजिए, बीच में आपको खाली जगह नज़र आ जाएगी। उस खाली जगह में हम इनको इंट्रैप कर देते हैं। इनको इंट्रैप करने से इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, अपने पेरेंट मेटल के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर जाती हैं। वो मैं अभी आपको बताता हूँ। पर उससे पहले मैं बताऊँगा कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड नॉर्मली स्टिचोमेट्री नहीं होते। ये 2 एग्ज़ाम्पल हैं जो स्टिचोमेट्री हैं, जिसमें इनकी मोलर रेशियो 1:1 है, लेकिन ज़्यादातर जनरली ये नॉन स्टिचोमेट्री होते हैं। जैसे टाइटेनियम हाइड्राइड, टाइटेनियम 1 है, हाइड्रोजन जो है 1.8 है, वैनेडियम 1 है, हाइड्रोजन 1.6 है, पैलेडियम 1 है, हाइड्रोजन 0.7 है, मैंगनीज 5 है, कार्बन 2 है। यानी ये 1:1 की रेशो में नहीं है, तो ये नॉन स्टिचोमेट्री है। इनकी अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड हम बनाते क्यों हैं? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ अपने पेरेंट कंपाउंड से ज़्यादा हो जाती हैं, बेटर हो जाती हैं, इम्प्रूव कर जाती हैं। जैसे कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत हार्ड होते हैं, इनके बोराइड और जो कार्बाइड्स होते हैं वो उतने ही हार्ड हो जाते हैं जितना कि डायमंड है। ये हाई टेम्परेचर पे मेल्ट करते हैं पेरेंट मेटल के कंपैरेटिवली। इनकी मेटेलिक कंडक्टिविटी को ये रिटेन करते हैं, पर अपने नेबर्स के मुकाबले में जो कि प्योर मेटल हैं, उनके मुकाबले में मेटल कंडक्टिविटी को रिटेन करते हैं, बिकॉज़ मेटल एटम तो एक दूसरे को टच ही करते हैं और जो इंटरस्टिशियल स्पेस है सिर्फ उसी में बोरॉन, कार्बन, हाइड्रोजन जो है वो इंट्रैप हुए हैं और ये केमिकली इनर्ट होते हैं, मतलब इनकी रस्टिंग भी नहीं हो सकती जल्दी जल्दी अगर हम इस तरह के इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है बच्चे, तो अब हम कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो
कैटलिस्ट प्रॉपर्टी के बारे में पहले मैं बता दूं कि ट्रांजिशन मेटल के ज़्यादातर एलिमेंट जो हैं मेटल के तौर पे बिहेव करते हैं, जैसे आयरन अमोनिया बनाने के लिए हेबर प्रोसेस में यूज़ किया जाता है। प्लैटिनम ओस्टवाल्ड प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। और डाइवेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आता है। निकल नाम का जो कैटलिस्ट है ऑयल्स और फैट्स की हाइड्रोजनेशन में काम आता है। इसके अलावा इरिडियम, प्लेडियम, मोलोबेडिनियम, मोलोबेडनम, प्लैटिनम, इनके कंपाउंड जो हैं ये भी कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो ये कैटलिस्ट जो हैं अगर फाइनली डिवाइडेड स्टेट में होंगे, फाइनली डिवाइडेड मतलब इनको छोटे छोटे पीसेस में हम कर देते हैं, तो जो रिएक्टेंट है वो इनके ऊपर अपनी कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करेंगे। सरफेस केमिस्ट्री याद कीजिए, एड्जॉर्प्शन। तो रिएक्टेंट इनके सरफेस पे एड्जॉर्ब हो जाएंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, और जब प्रोडक्ट बनेगा तो डिसॉर्प्शन हो जाएगी, तो प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो कैटलिस्ट ने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अपने सरफेस पे इंक्रीज करा, उनके साथ बॉन्ड भी बनाए हैं, और जब रिएक्टेंट रिएक्ट कर जाते हैं तो फिर वो यहाँ पे एड्जॉर्ब नहीं रहते, उनकी एफिनिटी इनके लिए ख़त्म हो जाती है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एक बहुत अच्छी बात बताना चाहूँगा मैं आपको कि जो रिडॉक्स रिएक्शन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। इसमें भी कैटलिस्ट काम करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट के, जैसे ये फेरिकॉइन है। आयोडाइड और परऑक्सो डाइसल्फेट के बीच में, ये परऑक्सो डाइसल्फेट मैंने लिख दिया है अगर आपको नहीं पता। आयोडाइड और परऑक्सो डाइसल्फेट के बीच में जब रिएक्शन होता है तो आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 से 0 में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर भी जो है वो चेंज हो जाता है। तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन हो गए ना। तो ये कैसे होता है इसका मैकेनिज्म भी बताया हुआ है यहाँ पे। हालांकि ये आपकी नॉलेज के लिए है, लेकिन आप एमसीक्यूज कर रहे हो तो बेटा ज़रूर कर लेना। जो आयोडाइड है ना, ये पहले फेरिकॉइन के साथ रिएक्ट करके आयोडीन और फेरसॉइन बना देता है। ये फेरसॉइन जो है फिर परऑक्सी डाइसल्फेट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देता है और फेरसॉइन की ऑक्सीडेशन हो जाती है। पहले इसकी क्या हुई थी? रिडक्शन हुई थी। पहले फेरिकॉइन फेरस में रिड्यूस हो गया, फिर ऑक्सीडाइज हो गया, यानी अपनी पुरानी स्टेट में वापस आ गया। क्योंकि ये कैटलिस्ट है, तो कैटलिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाते हैं, रीजनरेटेड कैटलिस्ट। आई एम श्योर कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। आज के लेक्चर में जो लास्ट प्रॉपर्टी मैं ट्रांजिशन मेटल की पढ़ाना चाहता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ अलॉयज। 7th 8th 9th 10th स्टैंडर्ड में, 11th स्टैंडर्ड में आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है कि जब दो या दो से ज़्यादा मोल्टन मेटल को मिक्स कर देते हो तो आपके पास अलॉयज आ जाते हैं। अलॉयज अब हम बताएंगे 3 तरह के होते हैं: इंटरस्टिशियल, रैंडम सब्स्टिट्यूशनल, ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल। ये मैं फिगर की हेल्प से आपको दिखाता हूँ। जो इंटरस्टिशियल अलॉय होते हैं उनमें सबसे पहली बात एक चीज़ और है कि अलॉयज बनाने के लिए जिन मेटल को आपने मोल्टन स्टेट में मिक्स करना, उनका साइज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए। इंटरस्टिशियल अलॉय में जो आपने मेटल बेस मेटल में मिक्स करना है, मतलब जो मेटल लार्जर क्वांटिटी में लिया है उसमें आपने जो मेटल मिक्स करना है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में शायद अपने आप को इंट्रैप कर लेता है। अगर रैंडमली वो स्पेसिस को, यानी कि ये जैसे गोल दिखाया हुआ है सफ़ेयर, उस मेटल को सब्स्टिट्यूट करके
उसकी जगह पे ये ब्लैक दिखाया हुआ है, वो मेटल अपने आप को वहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता है, तो ये रैंडम सब्स्टिट्यूशनल अलॉय होते हैं। ऑर्डर सब्स्टिट्यूशनल में देखिए, एक रो होलो मेटल की है, फिर ब्लैक वाले मेटल की है, फिर होलो मेटल की है, फिर ब्लैक वाले मेटल की है। तो ये बड़े ऑर्डर्ड हैं। तो पर आपको ऑर्डर्ड सब्स्टिट्यूशनल मेटल अलॉयज़ बनाने के लिए मेटल का साइज़ जो है 15% प्लस माइनस होना चाहिए। इससे ज़्यादा मेटल जो 2 आपने मिक्स किए हैं उनका डिफरेंस नहीं होना चाहिए, और इनके क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो है वो सेम होने चाहिए, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेफरेबली सेम होने चाहिए। अगर ये कंडीशंस नहीं आप मीट कर पाते, मतलब फुलफिल नहीं कर पाते, तो फिर रैंडम सब्स्टिट्यूशनल अलॉय या इंटरस्टिशियल अलॉय बनेगा। तो अलॉयज़ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनकी हार्डनेस अपने पेरेंट मेटल से ज़्यादा होती है, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, ये इनर्ट होते हैं। इनर्ट होने का बड़ा फ़ायदा होता है कि इसको बिल्डिंग मटेरियल में यूज़ कर लो तो इनको कुछ होता ही नहीं है। ठीक है? तो कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैं बताना चाहूँगा। आज का वीडियो मैं यहाँ तक बनाऊँगा। तो जो मोस्ट वाइडली आयरन बेस्ड फेरस अलॉयज़ हैं, वो स्टील है। तो जो इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम्पल हैं स्टील की, एक है मैंगनीज स्टील है, इससे रेल के ट्रैक्स बनते हैं। निकल स्टील है, ये प्रोपेलर बनाने के लिए, रॉकेट प्रोपेलेंट के लिए। स्टेनलेस स्टील तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है, आपके घरों में ग्रिल्स में भी अब यूज़ होता है। क्रोम टंगस्टन स्टील है, ये हाई स्पीड टूल्स बनाने के काम आता है। साथ में ना कॉम्पोजिशन भी बताई हुई है कि मैंगनीज स्टील में जो मैंगनीज है वो 10% के ग्रेटर होता है। निकल स्टील में निकल जो है वो बाकी आयरन होता है, 3% निकल होता है। स्टेनलेस स्टील में 17 to 19% क्रोमियम और 7 to 9% निकल होता है। और क्रोम टंगस्टन स्टील में 18% टंगस्टन और 4% क्रोमियम होता है। तो आज का लेक्चर मैं आपको यहाँ तक ही कराना चाहूँगा। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच। Anything I can do for you will be my pleasure. Have a nice day. Love you all. See you tomorrow.